आशिक की आशिकी चैप्टर 11 काशी का ग्रैंड वेलकम राठौड़ हवेली में। अबीर भी सिया को लेके कार में बैठ जाता है और उनकी कार भी हवेली के लिए निकल जाती है। सिया तो अबीर से डरी सहमी खिड़की से बिल्कुल चिपक के बैठी थी। वो अबीर की ओर देख भी नहीं रही थी। अबीर उसकी सारी हरकतें टेढ़ी नजरों से देख रहा था, लेकिन ये जो रहा था वो उसकी ही तो हरकतों का नतीजा था। ना जाने क्यों अबीर को सिया के इग्नोर करने से बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके साथ ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं था। कोई भी लड़की उसे आज तक रेसिस्ट नहीं कर पाई थी और सिया उसकी ओर देख भी नहीं रही थी। इसलिए शायद उसकी मेल ईगो बहुत हट हो रही थी और उसको गुस्सा आ रहा था। लेकिन उसका गुस्सा उसे कुछ भी कहने से भी रोक रहा था। वही अक्षत और काशी की कार में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। काशी विंडो से बाहर देखते हुए खुद के आंसुओं को बहने से रोके रखी थी। 1 साल पहले उसके साथ इतना सब हो गया और अब 1 साल बाद फिर से उसकी जी दागी में इतना दर्द था। वो भगवान से शिकायत कर रही थी कि आखिर उसके साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। जो भी उसके साथ हो रहा था, अक्षत ने जो भी इतने दिन में यूज साथ किया, वो सब याद करके वो अंदर ही अंदर सिसक रही थी, जिसका एहसास पास बैठे अक्षत को भी था। लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर उसने काशी से कुछ भी बात की तो उनकी लड़ाई होना लाजमी था। वो चुपचाप अपने लैपटॉप में लगा रहता है। काशी के आंसू देखते ही वो अपना आपा खो देता था, इसलिए वो उसकी तरफ एक नजर भर भी नहीं देखता। थोड़ी देर में उनकी कार राठौड़ हवेली पहुंच जाता है। काशी और अक्षत दोनों ही अपनी दुनिया से राणा की आवाज पे बाहर आते हैं, जो बोल रहा था, हुकुम सा हम हवेली पहुंच गए। राणा डोर ओपन करता है और अक्षत कार से बाहर आता है। उसे बाद वो जाके काशी की साइड का डोर ओपन करता है और काशी के सामने अपना हाथ कर देता है। काशी कभी उसके हाथ को देखती, कभी उसके चेहरे को। काशी को कुछ रिएक्ट ना करता देख अक्षत खुद ही उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कार से बाहर लेके आता है। अक्षत काशी को लेके हवेली में जाने लगता है कि अचानक ही ढोल नगाड़े बजने लगते हैं और दोनों प्यार फूलों की बारिश होने लगती है। अक्षत अपने दांत पिसते हुए बोलता है, ये अनवी नहीं सुधरेंगी। उद्धरण चिन्ह। वही ये सब देख के काशी के चेहरे पे चमक आ जाती है। अक्षत काशी को मुस्कुराता देख अपने मन में नया है, एक और बेवकूफ मिल जाएगी अब तो उस पागल को। ये सब लड़कियां इतने में ही खुश कैसे हो सकती है। कुछ नहीं हो सकता इनका, सब की सब एक जैसी है। बहुत सारे सर्वेंट उन दोनों के सामने फूलों से भरी थाल लेके खड़े थे। काशी जहां भी कदम रखती वहीं पे फूल होते, लेकिन सबकी नजरें झुकी हुई थी। कोई उसकी तरफ जरा सा भी नहीं देख रहा था। सब लोग हाथ जोड़ के काशी का वेलकम करते हैं। काशी ये सब देख के बच्चों की तरह खुश हो रही थी। अक्षत उसकी हरकतों पे अपना सिर नामे हिला देता है। वो दोनों अंदर जाते हैं। जैसे ही वो दोनों कदम रखने वाले थे, एक तड़कती भड़कती आवाज सुनाई देती है, वही रुक जाए आप दोनों। अक्षत राणा की ओर देखता है, जैसे पूछ रहा हो, अब क्या रह गया। राणा अपने हाथ खड़े कर देता है। कागी की नजर सामने से आ रही एक औरत पे टिक जाती है। उस औरत ने राजस्थानी भारी भरकम लिबास पहना हुआ था। थोड़ी एजड थी, लेकिन खुद को उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। वो काफी खूबसूरत लग रही थी। उनके चेहरे से ही राजशाही नूर झलक रहा था। और उनके साथ ही एक क्यूट सी लड़की, जिसने भी राजस्थानी कपड़े ही पहने थे, वो चल के उन दोनों के सामने आती है। उनके साथ ही एक नौकर आता है, जिसके हाथ में पूजा की थाली थी। काशी को देख के उसे औरत और लड़की के चेहरे पे चमक आ जाती है। वो अक्षत को देखते हुए बोलती है, हमें नहीं पता था कि हुकुम सा की चॉइस इतनी भी खूबसूरत हो सकती है। तो इस खूबसूरत पारी के लिए आप आज तक शादी के नाम से भी चिढ़ते थे और अब सीधे उनको बिना शादी के घर भी के आए। लेकिन हमें आपकी पसंद पसंद आई। पीछे से वो लड़की चिल्लाती है, भाई सा हम भी भाभी सा बहुत पसंद आई। वो टी आपसे भी ज्यादा खूबसूरत है और क्यूट भी। उद्धरण चिन्ह। अक्षत दोनों की बातों पे ब्रेक लगते हुए बोलता है, मासी माँ और अनवी, अगर आप दोनों की बातें खत्म हो गई होती, क्या हम अंदर आ सकते हैं। अक्षत की मासी माँ यानी कि मीरा राठौड़ और अनवी उनकी बेटी अनवी राठौड़। इसके अलावा उसके चाचा जी यानी अनवी के पिता रणविजय राठौड़ और उनके माता पिता यानी कि अक्षत के दादा दादी सूर्य प्रताप राठौड़ और उनकी पत्नी चांद राठौड़। मीरा राठौड़ अक्षत को डांटते हुए बोलती है, अक्षत आपकी की परेशानी क्या है। आपको पूजा पाठ से इतनी नफरत क्यों होती है। इतनी खूबसूरत बहू है हमारी, कम से कम हूँ उनका वेलकम तो करने दीजिए, उनकी नजर तो उतरने दीजिए। और आप भी तो कितने वक्त के बाद घर आए हैं, ना जाने कितनी की नजर लगी होगी। चुपचाप खड़े रहिए और हमें दोनों की बाजार उतरने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। अक्षत आगे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसकी चलनी तो थी नहीं।
मीरा जी दोनों की आरती करती है और फिर उनकी नजर उतरने लगती है। मीरा जी की हरकत पे काशी के दिल में एक ख्याल आता है, अरे इनकी नजर मत उतारिए, इनको किसकी नजर लग सकती है। ये तो खुद ही सबको नजर लगाते फिरते हैं। जैसे हमारी जिंदगी पे लगा दी, और अब देखिए हमारी क्या हालत हो चुकी है। देखने में ही नीली है इनकी आंखें, लेकिन नजर एकदम काली है। काले कोवे कहीं के। मीरा जी दोनों को अंदर आने जो बोलती है। काशी अंदर आके उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद लेती है, फिर अनवी से मिलती है। दोनों अंदर आ जाते हैं। तभी अबीर और सिया की कार भी वहां आके रुकती है। अबीर सिया के लिए कोई कष्ट नहीं करता और उसको वही छोड़ के आगे बढ़ जाता है। सिया मुंह बनाते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगती है, क्योंकि इस जंगली भेड़िए का कोई भरोसा नहीं है जब उसके पीछे कुत्ते छोड़ दे। अनवी सिया को देख के बोलती है, अरे वाह, पहले एक भी भाभी नहीं थी और अब एक के साथ एक फ्री। वाह, हमारी तो मौज हो गई। अब दोनों जल्लाद भाई से बचाने के लिए हमारे पास भी दो दो तलवार है। सिया अनवी की बात सुन के जल्दी से चीखती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि हम इनके जैसे राक्षस से शादी करें। दुनिया में क्या कटकों की कमी हो गई है जो हम इनसे शादी करेंगे। और अगर हो भी जाए कमी तो भी हमें कोई गम नहीं, इनसे शादी करने से अच्छा तो हम जहर खा के मरीन ड्राइव से समुंदर में कूद के खुद की जान ले ले। सिया नॉन स्टॉप बोले जा रही थी और अबीर का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी मुठियां बंद थी और दांत भींचे हुए थे। हाथों की नसें दिखाई दे रही थी। उसका बस चलता तो अभी के अभी सिया को काट के पकोड़े तल के खा जाता, वो भी सॉस के साथ। लेकिन अभी मीरा जी और अनवी के सामने वो कुछ कर नहीं सकता था। वही काशी सिया को चुटकी काट लेती है उसको चुप करवाने के लिए। सिया टेढ़ी नजरों से अबीर को देखती है जो उसे निगलने को तैयार था, वो भी बिना चबाए। सिया जाके चुपचाप काशी के पीछे छुप जाती है। अक्षत अबीर को केजे स्टडी रूम में चला जाता है और अब वहां सिर्फ वो चारों ही रह जाती है। मीरा जी सिया और काशी से मिलती है और उनसे बातें करने लगती है। वो उन दोनों से ही उनके बेटों के बारे में उगती है कि वो कब मिले, कहाँ मिले, किसने पहले प्रपोज किया। काशी और सिया बेचारी चुपचाप सिर झुकाए बैठी रहती है। अब बेचारी क्या ही बोलती कि उनके बेटों की लाइफ में प्यार जैसा शब्द नहीं है, और मिलना कौन चाहता था उनसे। ये तो जबरदस्ती उठा के लाए हैं उन दोनों को। और रही बात प्रपोज की थी, उनकी डिक्शनरी में सिर्फ एक ही वर्ड है, वो है धमकी। उसके अलावा और कुछ नहीं आता है उन दोनों को। लेकिन अफसोस ये सारी बातें वो सिर्फ अपने दिल को बोल सकती थी खुद की तसल्ली के लिए, क्योंकि अगर बाहर किसी से कुछ भी बोला तो शायद वो कुछ बोलने लायक नहीं बचती। लेकिन अब उन्हें मीरा जी में खुद के लिए एक सेवियर दिखाई दे रहा था जो उनको उन दोनों संकटों से बचा सकता था। CH-12 सिया फंसी अबीर के पास। मीरा जी के सवाल सुन के काशी और सिया को समझ नहीं आता कि वो क्या ही जवाब दे। लेकिन बेचारी सच भी टी नहीं बोल सकती थी, इसलिए अपना सिर झुका के बैठी रहती है और अनवी और मीरा जी को लगता है कि वो शर्मा रही है। इसलिए अनवी उनको छेड़ते हुए बोलती है, हाय भाभी कैसे शर्मा रही है, नजर ना लगे। वैसे भाई साहब की स्पीड देख के तो ऐसा लगता है मानो जल्दी ही मैं बुआ बन जाऊंगी। ये बात सुनते ही काशी और सिया को 440 वोल्ट का झटका लगता है। उनकी आंखें, किडनी, फेफड़ा, गुर्दा सब बाहर आ चुके थे। वो यहाँ से भगाने की प्लानिंग में लगे थे और ये बच्चों तक की प्लानिंग कर चुके हैं। काशी और सिया को बुरा भी लग रहा थे सोच के कि जब वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएंगी तब उन लोगों को कितना बुरा लगेगा। लेकिन जो भी अक्षत और अबीर उनके साथ कर रहे थे वो भी तो ठीक नहीं था। इसलिए उन लोगों ने ये ठान लिया था कि वो यहाँ से जल्दी से जोड़ी ही निकल जाएंगी, ताकि उनको ज्यादा तकलीफ ना हो। वही स्टडी रूम में अक्षत और अबीर दोनों के ही चेहरे पे डार्क एक्सप्रेशन थे, और वही खड़े राणा के पसीने छूट रहे थे। उनके सामने प्रोजेक्टर पे कुछ चल रहा था। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही थी उनकी आंखें खून की तरह लाल होती जा रही थी। अक्षत पास ही रखा प्रोजेक्टर उठा के फेंक देता है। एक पल को उसकी शकल देख के अबीर भी सहम जाता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। अबीर अक्षत को शांत करते हुए बोलता है, भाई साहब आप मुझे इजाजत दीजिए, इसकी तो मैं वो हालत करूंगा कि वो फिर कभी हमारे रास्ते में आने के बारे में सपने में भी नहीं सोच पाएगा। आप एक बार हुक्म तो कीजिए। अक्षत अबीर को एक नजर देख के बोलना शुरू करता है, ये मेरा शिकार है, तुम कुछ नहीं करोगे, जो करना है मैं खुद करूंगा, और उन्हें इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। फिर राणा की ओर मुड़ के सबकी सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए। गलती से भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी ने भी गलती की टी सजा के लिए तैयार रहें।
दूसरा मौका किसी को नहीं मिलेगा। घर से बाहर जब भी वो जाए तो उनके साथ गार्ड होने चाहिए, साथ ही कुछ गार्ड्स ऐसे रखो जो छुप के ध्यान रखे, जिनके बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। हवेली की सिक्योरिटी इतनी टाइट होनी चाहिए कि परिंदा भी पर ना मार सके। और कल से ही उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सेना शुरू करो। चाचा जी और दादू दादी के बारे में पता करो, वो ठीक तो है ना? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। राणा अक्षत की बात सुन के में सिर हिला के बाहर निकल जाता है। अबीर और अक्षत कुछ देर और कुछ डिस्कशन करते हैं और उसके बाद दोनों बाहर आते हैं क्योंकि डिनर लग चुका था, बस उनका ही इंतजार हो रहा था। वो जब बाहर आए तो काशी और सिया पहले ही डाइनिंग टेबल में बैठे थे। दोनों उन दोनों राक्षसों को देख के ऐसे इग्नोर करती है मानो वो इस दुनिया में ही कभी नहीं आए। और यही बात उनके पसंद नहीं आती। और उनका खून जो पहले ही गर्म हो रहा था वो उबलने लगता है। लेकिन मीरा जी के सामने खुद को कंट्रोल करना इनके लिए जरूरी था। मीरा जी ने सबके किए राजस्थानी खाना बनाया था, दाल बाटी चूरमा। इसके अलावा मुझे डिश के नाम भी नहीं पता। किसी को पता हो तो बताना कमेंट करके। गूगल तो हो जाता, लेकिन जो वहाँ रहते हैं वो जितनी नॉलेज देंगे वो तो अलग ही बात होगी। तो कोई अगर राजस्थान से है तो कमेंट जरूर करना। उद्धरण चिन्ह कोष्टक। अक्षत है चेयर पे बैठ जाता है और बाकी सब उसके आसपास, लेकिन काशी सबसे दूर जाके बैठ जाती है। को देख के अक्षत का दिमाग खराब हो रहा था। ऐसा ही हाल अबीर का भी था क्योंकि सिया ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, जो उसकी मेल ईगो को हजम नहीं हो रहा था। सब लोग अपना अपना डिनर शुरू करते हैं। अक्षत और अबीर को इस तरह इग्नोर किया जाता है जैसे इस घर में कोई अक्षत और कबीर ना हो। मीरा जी और अनवी काशी और सिया से बातों में लगी थी और वो दोनों भी मुस्कुराते हुए उन्हें जवान दे रही थी। अब उनका मुस्कुराना भी उन दोनों भाइयों से हजम नहीं हो रहा था क्योंकि वो दोनों उनके साथ कभी ऐसे बात नहीं करती थी। लेकिन उनके बीच तो कभी बात हुई है नहीं। जब भी कुछ हुआ है तो दोनों भाइयों ने सिर्फ उन्हें धमकी दी है और अपना ऑर्डर सुना के चले जाते हैं। जैसे इंग्लैंड की क्वीन के उत्तराधिकारी यही दोनों हैं और अभी से ऑर्डर सुनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिन के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। काशी और सिया को भी अलग रूम मिल गया था, इसलिए दोनों बहुत ज्यादा खुश थी। दोनों ने एक ही रूम में रहने का डिसाइड किया था। लेकिन ये बात सुन के अक्षय और अबीर की हरकत ऐसी हो गई थी मानो किसी ने उनके ऊपर एसिड डाल दिया हो। काशी और सिया अपने रूम में खुशी से मस्ती कर रहे थे क्योंकि इतने दिन के बाद उनकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आई थी। वही अक्षत को अपने रूम में नींद नहीं आ रही थी। कुछ ऐसा ही हाल अबीर का भी था। सिया का इग्नोर करना उसके बर्दाश्त के बाहर था। वो बिस्तर से उठ के पानी पीने लगता है, लेकिन पानी टीठा ही नहीं, इसलिए पानी लेने किचन में चला जाता है। वही काशी भी पानी लेने के लिए बाहर आने लगती है, लेकिन सिया खुशी से उछलते हुए खुद पानी लाने की जिद करती है। काशी भी उसे मना नहीं करती और सिया जग लेके किचन में चली जाती है। अब उसको कहाँ पता था कि नागराज किचन में ही उसका वेट कर रहे हैं उसको डसने के लिए। वही सिया के रूम से बाहर आते ही अक्षत उनके रूम में जाता है। काशी जो सोने के लिए आंखें बंद कर चुकी थी, उसको कोई खबर भी नहीं थी। अक्षत साथ पिसते हुए उसको देखता है क्योंकि उसकी नींद उड़ चुकी थी और काशी आराम से सो रही थी। ये बात उससे हजम थोड़ी होने वाली थी। वो सीधा जाके काशी के मुंह पे हाथ रख देता है और उसे अपनी गोद में उठा के अपने रूम में ले जाने लगता है। अक्षत को देख के काशी की आंखें बाहर आने को हो गई थी। वो उससे छूटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अक्षत की पैर बहुत मजबूत थी उस पे। अक्षत उसे लाके सीधा अपने बेड पे लिटा देता है और अपने रूम का डोर लॉक करके खुद उसके ऊपर आ जाता है। काशी की डर से हालत खराब होने लगती है कि कहीं अक्षत उसके साथ कुछ कर ना दे। लेकिन वो उसकी कमर पकड़ के उसे खुद से बिल्कुल चिपका लेता है और उसके सीने में अपना सिर छुपते हुए बोलता है, फिक्र मत करो, शादी के बाद हम सब कुछ करेंगे। धर्मपत्नी जी, बस तब तक खुद पे थोड़ा काबू रखो। लेकिन अगर नहीं कर पा रही हो कंट्रोल तो मुझे बता सकती हो, मुझे कोई हर्ज भी नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी भलाई के ही लिए ही बोल रहा था। काशी जल्दी से नामे सिर हिला देती है और अपनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही सिया जैसे ही किचन में जाती है उसे सामने ही अबीर फ्रिज से बर्फ निकालते दिखता है। लेकिन उसको देख के सिया को आग लग जाती है क्योंकि वो शर्टलेस थे और उसके एब्स सिया को बहुत अच्छे से दिख रहे थे। लेकिन उसे अबीर का गुस्सा याद आता है और उसकी सारी आशिकी हवा हवाई हो जाती है। वो जल्दी से वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी अबीर की गुस्से वाली आवाज सुनाई देती है, रुको, क्या करने आई थी यहाँ? अबीर आओ चटा है। सिया अपना सलाइवा निगलते हुए मुश्किल से इतना ही बोलती है, पानी लेने आई थी। अबीर उसको घूरते हुए देखता है और फ्रिज की ओर इशारा कर देता है।
सिया बेचारी अब कुएं में कूद ही चुकी थी, इसलिए धीरे धीरे आगे जाती है और फ्रिज से पानी लेके जल्दी जाईडी जग में डालने लगती है। वो जग भर के जैसे ही जाने को होती है, अबीर उसे फ्रिज से लगा देता है और अपना एक हाथ उसके साइड में रख देता गई। सिया को यमराज जी की याद बहुत अच्छे से आ जाती है। चैप्टर 13। सिया पानी लेने के लिए किचन में आती है, लेकिन वहां आके उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि सामने ही अबीर शर्टलेस खड़ा था। सिया बेशर्मी की तरह उसे ताड़ने लगती है, लेकिन अबीर की गई सारी हरकतें याद आते ही वो होश में आती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन अबीर अपनी दरवानी आवाज में उसे रोक लेता है। सिया रोनी सी शकल बना के ऊपर देख के अपने मन में बोलती है, गई भैंस पानी में। नहीं नहीं, मार दिया मगरमच्छ में मुझ जैसी क्यूट लड़की को धक्का पानी में। सिया अपने डर को काबू करते हुए पीछे मुड़ती है। अबीर उसे घूरते हुए बोलता है, जो काम करने आई थी वो तो कर लो। सिया के पास अबीर से बचने का और कोई ऑप्शन तो था नहीं, अब उसे पानी तो लेना ही था, फिर चाहे उस पानी में अबीर का जहर ही क्यों ना मिला हो। उद्धरण चिन्ह। सिया फ्रिज के पास जाके जग में पानी भरने लगती है। वो जल्दी से जोड़ी पानी भर जब भागने की फिराक में थी। अबीर उसकी सारी हरकत नोटिस कर रहा था। उसे ये सोच सोच के गुस्सा आ रहा था कि ये लड़की उसे कुछ देर भी नहीं झेल सकती, इससे कुछ देर भी प्यार से बात नहीं कर सकती, और हाँ कि सबसे खिलखिला के हंस हंस के हाट करती है। ऊपर से सिया का इग्नोर उसकी आंखों में रील की तरह चल रहा था। सिया जैसे ही पानी भर के जाने लगती है कि अबीर उसे फ्रिज से लगा देता है। सिया का दिल उसकी हरकत से बाहर आ जाता है। उसकी हर बीट रोलर कोस्टर बन गई थी। रोंगटे खड़े हो चुके थे। अबीर उसके बिल्कुल पास खड़ा हो जाता है और अपना एक हाथ फ्रिज की साइड में रख देता है ताकि सिया वहां से जा ना पाए। अबीर सिया के बालों को साइड कर देता है। अबीर के छूते ही सिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी पकड़ उस जग पे कस जाती है और आंखें बंद हो जाती है। अबीर ने जो बरात के टुकड़े अपने लिए निकले थे वो सोने हाथ में लेता है और सिया की बैक पे चलाने लगता है। उसकी हरकत से सिया की आंखें एकदम से बाहर आ जाती है और उसकी पकड़ जग पे इतनी कस जाती है मानो वो अपनी टूट के बिखर जाएगा। अबीर टेढ़ी स्माइल करते हुए बर्फ के टुकड़े को सिया की बॉडी पे चलाने लगता है, लेकिन अब सिया की बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वो जल्दी से पलट जाती गई और अबीर की पकड़ से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन अबीर उसके इतने पास खड़ा था कि वो अगर जरा भी हिली तो सिया की पूरी बॉडी अबीर से टच होती। सिया की डर से हाजत खराब हो रही थी। वो अटकते हुए अबीर से बोलती है, हटिए मिस्टर राठौड़, ये क्या बदतमीजी है। अबीर टेढ़ी स्माइल करते हुए उसके चेहरे पे अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोलता है, क्यों, तुम्हें कुछ कुछ हो रहा है क्या मेरे कुछ करने से। सिया कोई जवाब नहीं देती। अब बेचारी क्या ही बोलती कि कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ हो रहा है। अबीर सिया के ऊपर झुकते हुए बर्फ के टुकड़े को उसके चेहरे से लेके गले तक फिराने लगता है और सिया को सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। तेज तेज सांस लेने से सिया की चेस्ट भी ऊपर नीचे हो रही थी और अबीर से टच हो रही थी। अबीर को भी एक अलग एहसास हो रहा था, लेकिन उसने खुद पे कंट्रोल कर रखा था। उसके चेहरे के भाव अभी भी कठोर ही बने हुए थे, लेकिन सिया की गाज़ अब बहुत खराब हो रही थी। कोई अबीर कभी बर्फ को उसके होठों पे ले जाता तो कभी उसके क्लीवेज के पास पानी की बूंदे जाने देता। सिया की हालत बिल्कुल रोने जैसी हो गई थी। उसके हाथ से जग छूटने ही वाला था कि अबीर उस हाथ से जग लेके साइड में रख देता है। अबीर उसके कान पे अपनी गर्म सांसें छोड़ने लगता है। सिया से अब और कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो अबीर को जोर से धक्का देती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन अबीर उसके हाथ को पकड़ के मरोड़ देता है और उसकी पीठ से लगा के उसे फिर से फ्रीज से लगा देता है। सिया का एक हाथ उसके कंधे पे आ जाता है। अबीर उसे थोड़ा ऊपर उठन लगता है और अपनी नोच को उसकी गर्दन पे चलाते हुए बोलता है, क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो। सिया रोनी शकल बना के बोलती है, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा, मैंने बिगड़ा क्या है आपका। उद्धरण चिन्ह। अबीर एक आईब्रो ऊपर करके अपनी आंखें छोटी करके बोलता है, बड़ी तकलीफ हो रही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने इग्नोर करने की। सिया कंफ्यूजन से उसे बोलती है, तो क्या अब मैं आपको प्राइवेट रूम में ले जाके इग्नोर करूं। सिया की बात पे अबीर अपना सिर पीट लेता है। वो सिया के बालों में हाथ डाल के उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर करके उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, आज तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है मैंने, अगर आज के बाद तुमने मुझे ऐसे इग्नोर किया या मेरी बात नहीं मानी तो सच लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। सिया थोड़ा हिम्मत से बोलती है, लेकिन मेरे इग्नोर करने से आपको क्यों फर्क पड़ता है, आप लगते क्या है मेरे। उद्धरण चिन्ह। अबीर की आंखें सिया की बातें सुन के छोटी हो जाती है।
वो उसकी कमर वो हाथ रख के उसे दबाते हुए बोलता है, तुम्हें मैंने सवाल करने का हक नहीं दिया। जितना बोला जाए उतना ही करो, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। सिया की आंखों से दर्द की वजह से आंसू निकल जाते हैं। अबीर उसे अपनी गोद में उठा लेता है, अपने रूम में ले जाने लगता है। सिया निकलने की कोशिश करती है लेकिन अबीर उसे आंखें दिखा के चुप करवा देता है और सिया डरी सहमी चुप हो जाती है। अबीर उसे रूम में कच्चे बेड पे सुला देता है और खुद भी उसके पास लेट जाता है और उसकी कमर में हाथ डाल के खुद से चिपका लेता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। सिया थोड़ी देर तो हिलती है लेकिन उसके डरवाने चेहरे को देख के चुप हो जाती है। थोड़ी देर में अबीर और सिया दोनों ही गहरी नींद में चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, काशी की नींद अक्षत के पानी डालने से खुलती है। काशी हड़बड़ाते हुए उठ जाती और उसे सामने अक्षत का डरावना चेहरा दिखाई देता है। जबरदस्ती नींद खुलवाने की वजह से उसके दिमाग में जो भी गालियां आ रही थी उस इंसान के लिए, वह उसके अंदर घुटकर मर जाती है, फांसी लगाकर सुसाइड कर लेती है। अक्षत उसे कपड़े देते हुए बोलते हैं, 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से रेडी होके गार्डन में आ जाओ। काशी बेचारी सुबह के 4 बजे अक्षत को 1000 गालियां देते हुए कपड़े उठाकर बाथरूम में चली जाती है और कुछ ही देर में रेडी होके गार्डन में पहुंच जाती है। काशी को लग रहा था कि यह अत्याचार सुबह सुबह सिर्फ उसके ऊपर ही हो रहा है, लेकिन वह जब गार्डन में पहुंचती है तो उसे सामने ही सिया और अनवी भी उसी हालत में दिखाई देते हैं और वह भी उनको 1000 बार कोस चुकी थी। अक्षत राणा को इशारा करता है और खुद वहां से अपनी सिम की तरफ चला जाता है। अक्षत के जाते ही राणा उन तीनों लड़कियों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उन्हें सुबह सुबह उठाने की वजह बताता है कि आज से उन लोगों की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी, जिसमें उन्हें जिम में एक्सरसाइज से लेकर खुद के डिफेंस के लिए गन चलाना, तलवारबाजी करना और भी सारे काम सिखाए जाएंगे। एक्सरसाइज का नाम सुनते हुए 3 लड़कियों का मुंह लटक जाता है, लेकिन काशी और सिया के दिमाग में तो यही चल रहा था कि अगर उन्हें डिफेंस आ जाएगा तो वह अक्षत और अबीर से भी आराम से निपट लेंगे, इसीलिए वह खुशी खुशी इसके लिए राजी हो जाती है। राणा उन्हें गार्डन के 4 चक्कर लगाने को बोलते हैं और तीनों लड़कियां शुरू हो जाती है, लेकिन एक चक्कर पूरा करते हुए एवं तीनों की हालत खराब हो जाती है तो राणा उनके पीछे एक पतली सी स्टिक लेकर, जैसे बचपन में टीचर हमें मारने के लिए स्टिक लेकर घूमते थे, खुद भी उनके पीछे दौड़ने लग जाता है और तीनों लड़कियां राणा से डर के भागने लगती है। वो तीनों जैसे तैसे गिरते पड़ते गार्डन की पूरे 4 चक्कर लगाती है। उसके बाद उनसे जिम में एक्सरसाइज करवाई जाती है और फिर उन्हें गन शूटिंग करना और तलवारबाजी करना भी सिखाया जाता है। इन सब में सुबह के 8 बजे बज जाते हैं और उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है जैसे वो अभी मरने वाली है। अक्षत और अबीर भी अब तक अपनी जिम एक्सरसाइज करके वापस आ चुके थे और उनकी हालत देखकर ना में सर हिला देते हैं और राणा से उन्हें छोड़ने को बोलते, क्योंकि अगर उनसे थोड़ी सी भी और एक्सरसाइज करवाए जाते तो शायद वहीं पर दम तोड़ देती। काशी, सिया और अनवी राणा के छोड़ते ही वहीं गार्डन में पसर जाती है। CH14 जिराफ और कानखुजरा राठौर। अक्षत के दिए हुए टॉर्चर के बाद तीनों लड़कियों की हालत खराब हो चुकी थी। तीनों राणा के छोड़ते ही वहीं गार्डन में ही पसर जाती है। अक्षत और अबीर भी अपनी एक्सरसाइज करके आ चुके थे और उन तीनों की हालत देख के ना में सिर हिला के वहां से चले जाते हैं। राणा भी फिर उनके साथ ही चला जाता है। उनके जाते ही अनवी अपने पास लेटी काशी के गले से लिपट जाती है और जोर जोर से बच्चों की तरह पैर चलत हुए रोने लगती है। अनवी काशी से चिपकते हुए बोलती है, भाभी आप कुछ करो ना, ये टॉर्चर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, आप कुछ करो ना। काशी उसकी बात सुन के अपने नकली आंसू पोंछते हुए बोलती है, मेरी जान, अगर मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हारे उस टिंडे जैसी शकल वाले भाई को सिंक में डाल के रगड़ रगड़ के धो दूं। वो इंसान नहीं है, वैम्पायर, चुड़ैल, राक्षस, भूत सब कुछ है, जिसे भगवान ने सिर्फ हमारा खून पीने के लिए भेजा है। हम जैसे नन्हे मुन्नों का खून पी जे ही तो वो राक्षस डाइनसर बना है। मैं तुम्हें एक काम की बात बता रही हूँ, कभी भी रात को इस जिराफ जल्लाद से मिलिए मत। अगर अंधेरे में कोई इसको देख लेना तो वही हार्ट अटैक से मर जाए, और अगर गलती से बच भी जाए ना तो अपनी उन नीली जहरीली आंखों से जहर देके मार दे, और अगर फिर भी किसी की किस्मत उसको जिंदा छोड़ दे तो वो जिराफ अपने मुंह से आग उगल के उसको स्वाहा कर दे और फिर फूंक मार के उसकी राख को भी उड़ा दे और राक्षस की तरह मुस्कुरा के बोले, इतनी जल्दी चले गए तुम, तो अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। काशी अपनी ही धुन में बोले जा रही थी और वहां अक्षत लाल पीला नीला हो रहा था काशी की बात सुन के, क्योंकि जब वो अंदर गया तो उसे थोड़ी दया आ रही थी उस पे, और इसलिए ही उसकी हेल्प करने के लिए आया था। पर अब उसके दिल में ही एक ही ख्याल आ रहा था, यू डोंट डिजर्व दिस। कल से होगी तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू, कल बताता हूँ तुम्हें कि जल्लाद होता क्या है।
वही उसके पास खड़े राणा और अबीर के फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी। तभी काशी की बात खत्म होते ही सिया अपना मुंह खोला, और उसने जो मुंह खोला अबीर की आंखें छोटी हो गई। सिया भी काशी को दूसरी तरफ से हक कर लेती है और रोते हुए बोलती है, दी यार कुछ करो। अगर कल से फिर से ये सब करना पड़ा तो मेरा तो ऊपर का ही टिकट कट जाएगा। लेकिन अगर आप जिराफ राठौर को मना भी ले हम पर थोड़ी रहमत के लिए तो बची हुई कसर वो कानखजूरा राठौर कर देगा। मैं बता रही हूँ दी आपको उस कानखजूरे को सिर्फ अपने भाई को गाइड बुक्स में आना है। इसलिए ये सारे परपंच करता फिरता है। मुझे क्या लगता है बचपन में इनको क्रिकेट बैट नहीं दिया गया होगा खेलने को, हम जैसे फूल से लोगों को पिलपे बांध के बोला गया होगा बेटा ये रही तुम्हारी बॉल, कितना हाथ साफ करना है कर लो। और वो भुना हुआ करेला तो है ही ऐसा, मुझे लगता है उसमें नाखून की कमी है तभी तो मेरा खून पीता रहता है। देखना दी एक दिन ये को ट्रेनिंग दी जा रही है ना, मुझे इसी का यूज करके उस कानखजुरे राठौर को उल्टा टांग के अच्छे से बेट से ना धोया तो मेरा नाम भी सिया नहीं। अपनी इतनी तारीफ सुन के अबीर गुस्से से उबाल मार रहा था। दूध भी आज उनको देख के थोड़ा शर्मा गया होगा क्योंकि वो भी इतना नहीं उबलता था जितना वो दोनों भाई। उद्धरण चिन्ह। अब सिर्फ वहाँ राणा के फेस पे स्माइल थी। उसके दिल में ताज़ा ताज़ा ख्याल आया था, थैंक यू भगवान आपने किसी को तो भेजा इन दोनों को सुधारने के लिए। अब बस जल्दी से ये सुधर जाए तो नई गंगा नहा लूं। तभी ऊपर से आवाज आती है, फिर तो तुम पापी ही रहोगे, क्योंकि ना ये सुधर सकते हैं और ना ही तुम गंगा स्नान कर सकते हो। इसलिए जब नरक में आया तो तैयारी के सारी आना, तुम्हें तो गरम गरम तेल में तलूंगा मैं। काशी, सिया और अनवी फिर अपनी दुख भरी दास्तान के साथ एक दूसरे का दुख बांटने लगती है। और अबीर और अक्षत जो उनकी हेल्प के लिए आए थे वो वापस चले जाते हैं। राणा उनके जाते ही खुशी से उछलने लगता है। कोई तो आया था उन दोनों ऊंटों को पहाड़ से उतारने। थोड़ी देर बाद तीनों लड़कियां भी अपनी बॉडी को घसीटते हुए अंदर चली जाती है। तब तक अक्षत और अबीर दोनों ही ऑफिस के लिए रेडी हो चुके थे। काशी और सिया बड़ी मुश्किल से अपने कमरे तक जा पाती है, लेकिन अंदर जाके वो जैसे ही अपनी अलमीरा खोलती है उनके सीने पे सांप लौट जाते हैं, क्योंकि दोनों के ही कपड़े गायब थे। और ये भी दोनों अच्छे से जानती थी कि उनके कपड़े गए कहाँ होंगे। दोनों एक बार फिर ग्लूकोज वाली पावर लाके चल देती है एक और जंग लड़ने। पर काशी की किस्मत अच्छी थी कि अक्षत रूम में नहीं था तो वो रूम में ही बस काशी को दिखाई नहीं दिया क्योंकि वो बालकनी में खड़ा फोन पे किसी खून पी रहा था स्ट्रॉ लगा के। काशी उसको ना देख के बेड पे ही गिर जाती है। वो वही कपड़े उतारने लगती है क्योंकि उसकी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। काशी और सिया ने अपनी पूरी जी दागी में इतनी एक्सरसाइज नहीं की थी जितनी आज बेदिल राठौर ने उनसे करवा दी थी। काशी कपड़े उतारने के लिए जैसे ही हाथ ऊपर करती है उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि उसको हद से ज्यादा दर्द हो रहा था। ये सब अक्षत बालकनी के ग्लास डोर से देख रहा था। काशी की आंखों में आंसू आ चुके थे। अक्षत कॉल कट करके रूम में वापसी आता है और काशी को अपनी गोद में उठा के बाथरूम में ले जाता है। काशी में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको कुछ बोल सके, बेचारी चुपचाप उसे उसकी मनमर्जी करने देती है। अक्षत काशी को ले जाके शॉवर के नीचे खड़ा कर देता है और उसे अच्छे से शॉवर दिलाने लगता है। काशी चुपचाप उसके सीने से लगे खड़ी रहती है। अक्षत कुछ देर में उसको लेके रूम में आता है। काशी को अक्षत बेड पे लिटा देता है और खुद जाके और लेके आता है, जो कि एक तरह से पैन किलर का काम करता था। अक्षत काशी का बाथरोब उतार देता है। उसकी हरकत से काशी पूरी लाल हो जाती है, लेकिन अक्षत तो पहले ही सब देख चुका था और ना ही उसमें कुछ बोलने की हिम्मत थी। अक्षत अपने हाथों पे ऑयल लगा के काशी की बॉडी पे मालिश करने लगता है। अक्षत के छूते ही काशी को एक जाना पहचाना एहसास होता है। उसकी आंखें बंद हो जाती है और हाथ बेडशीट पे कस जाती है। अक्षत के हाथ काशी की पूरी बॉडी पे चलने लगते हैं। काशी की पूरी बॉडी सिहर रही थी, उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे, उसकी सांसें बढ़ चुकी थी। वो जोर जोर से सांस ले रही थी जिससे उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी और अक्षत की हालत खराब हो रही थी। वो नीचे से हार्ड हो रहा था। अगर इस वक्त काशी की आंखें खुली होती और उसने अक्षत को ऐसे देखा होता तो क्या इज्जत रह जाती उसकी। वो बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है और काशी को पलट देता जाए और फिर से उसे मालिश देने लगता है। कुछ देर में मालिश पूरी करके वो काशी से दूर होता है और उसके लिए कपड़े लेके आता है। उसे कपड़े पहना के खुद के भी कपड़े चेंज करता है और फिर उसे लेके डाइनिंग एरिया में चला जाता है। वही अबीर के रूम में सिया की हालत खराब हो रही थी क्योंकि अबीर उसे अपनी लाल आंखों से घूर रहा था।
क्योंकि सिया ने रूम में आते ही उसकी तारीफ कर दी थी क्योंकि उसे अबीर दिख नहीं रहा था जो कि नाश्ता करने गया था। लेकिन जब वो अपना फोन लेने आया तो उसने सिया को उसकी तारीफ करते सुना था जो बोल रही थी, अच्छा हुआ वो कानखजुरा रूम में नहीं है। नहीं तो देखते ही डंक मारने लगता। लेकिन वो मुड़ के जैसे ही डोर बंद करने को हुई वो यमराज जी को आधी प्यारी हो गई। अबीर गुस्से से अंदर आता है और जैसे ही सिया को कुछ कहने को हुआ, सिया अपनी आदत से मजबूर अपनी बक बक शुरू कर देती है। आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, आपको उसकी कसम, खबरदार जो आपने मुझे कुछ भी बोला तो, अगर आपने फिर वे मुझे कुछ भी कहा तो आपको लूज मोशन हो जाए, आपके सारे दांत गिर जाए और आप बोरे हो जाए, आपके बाल उड़ जाए और आप बाला बन जाओ और सब फिर आपका तबला बजाए। सिया जो मन में आता बोले जा रही थी और अबीर का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जब सिया को लगा कि जायदा हो गया तो वो जैसी से बाथरूम में घुस जाती है और डोर लॉक कर लेती है। अबीर दांत पिसते हुए बोलता है, तुम्हारी तो खैर नहीं है। CH-15 मैं तुम्हें भैया दिखता हूँ। सिया अबीर की थोड़ी सी तारीफ करके बाथरूम में घुस जाती है और अबीर दांत पिसते हुए बोलता है, तुम्हारी तो खैर नहीं। सिया अंदर जाके एक चैन की सांस लेती है और एटीट्यूड से अपने बाल खोल के उनमें स्टाइल से हाथ मारते हुए बोलती है, कनखजूरा चोमू चाउमीन बड़ा आया मुझसे पंगे लेने वाला। मेरा नाम भी सिया है, जो किया है ना तुमने मेरे साथ, उसका हिसाब किताब तो पूरा करके ही रहूंगी। देख लेना, तुम तो झाड़ू से ऐसा साफ करूंगी कि तुम हाथ जोड़ के घुटने के बल बैठ के बोलोगे, रानी साहिबा प्लीज प्लीज इस नाचीज को माफ करे और मुझ पे थोड़ा रहम करे। मैं आपके चरण धो के उससे स्नान करूंगा। बस एक बार इस गुलाम पे थोड़ा रहम करे और अपना आशीर्वाद देके मेरी जिंदगी सफल बनाए। उद्धरण चिन्ह। पराई भी सिया हूँ, सिया इतनी आसानी से उस कनखजूरे को माफ नहीं करूंगी। पहले झाड़ू लगवाऊंगी, फिर पोछा, और अफा फिर भी ना सुधरा तो मेरे वाले गोलगप्पे खिलाऊंगी। फिर जान निकलेगी ना कानों से धुआं, तब पता चलेगा उसको आया बड़ा चोमू चाउमीन राजस्थान का। फिर खुद में ही सोचते यूएई बोलती है, लेकिन वो तो पहले ही फूला हुआ रहता है, मैंने गोलगप्पे खिला दिए तो कहीं और ना फूल जाए, फिर बन जाएगा कान खजूरा चोमू चाउमीन भैंसा। सिया अबीर की तारीफ किए जा रही थी इस बात से बेखबर कि उसका भैंसा बाहर लाल से नीला हो रहा है और अब तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि सिया जी अपनी धुन में ये ही भूल गई कि अबीर अभी भी बाहर ही था। उसे लगा था कि अपनी इतनी तारीफ के बाद तो कोई नालायक ही होगा जो वहां रुकेगा। सिया फिर अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करके हॉट बाथ लेती है। उसको अपने दर्द में काफी आराम मिलता है। लेकिन फिर जब शायर लेके बाहर जाने को बारी आती है तो मैडम की आंखें बाहर आ जाती है क्योंकि जल्दी आने के चक्कर में कपड़े ही नहीं लाई थी। अब जाके उसको अबीर की याद आती है कि कहीं वो बाहर तो नहीं। सिया जल्दी से टॉवल लपेट के थोड़ा दूर ओपन करके देखती है। उसे अबीर कहीं दिखाई नहीं देता। वो खुशी से बाहर आती है और डांस करने लगती है। सिया उछल उछल के डांस कर रही थी। इतना भी पता नहीं चला उसको कि कोई उसे अपनी आंखें छोटी करके घूर रहा है और बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा है। सिया डांस करते करते गिरने लगती है कि अबीर जल्दी से जाके उसको पकड़ लेता है। सिया बिना ध्यान दिए ही बोलती है, थैंक यू भैया, आपने मुझे बचा लिया गिरने से। भैया सुनते ही अबीर का दिमाग गर्म हो जाता है। वो सिया की कमर पकड़ के दीवार से चिपका देता है, खुद उसके बिल्कुल पास खड़ा हो जाता है, इतना पास कि हवा भी ना निकल पाए। अबीर सिया के बालों में हाथ डाल के उसका चेहरा थोड़ा ऊपर करके दांत पिसते हुए बोलता है, तुम्हें मैं किस एंगल से भैया दिखता हूँ। सिया की रोंगटे तो उसके पास आने से ही खड़े हो गए थे, ऊपर से उसका डाक चेहरा देख के उसकी और हालत खराब हो जाती है। उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था। अबीर को सच में काफी गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखें लाल होने लगती है और उसकी पकड़ से सिया को दर्द होने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सिया के आंसू देख के अबीर खुद को कंट्रोल करने लगता है। सिया रोते हुए सिर झुका के बच्चों की तरह बोलती है, मैंने देखा नहीं था। उद्धरण चिन्ह। अबीर अब भी नहीं पिघलता और वैसे ही कठोर बना रहता है और सिया के चेहरे को थोड़ा ऊपर करके उसे अपनी आंखों में देखने को मजबूर करते हुए बोलता है, तो देखने की आदत डाल लो। अगर आज के बाद मैंने तुम्हारे मुंह से वर्ड मेरे लिए सुन लिया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और अब जाके जल्दी से कपड़े पहनो क्योंकि सब दिख रहा है और बाहर आओ। सिया जल्दी से खुद पे ध्यान देती है तो उसका टॉवल थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा खिसक चुका था डांस करने की वजह से और उसी क्लीवेज साफ दिख रहे थे। सिया पूरी लाल हो जाती है। सिया अबीर को धक्का देती है और पलट जाती है और खुद को करने लगती है। अबीर बिना भाव के चेहरे के साथ बाहर निकल जाता है और जाते हुए डोर को जोर से बंद कर देता है।
सिया उसके जाते ही डोर की ओर एक नजर देखती है, फिर मुंह बनाते हुए बोलती है, हो। कानखजूरा कहीं का चोमू चाउमीन भैंसा शर्म ही नहीं है थोड़ी सी भी। जब देखो तब सुनाता रहता है। तुम्हें तो नहीं उल्टा लटका के कुत्ते छोड़ दूंगी तुम्हारे पीछे तो। सिया अबीर को 1000 बारकोस लेने के बाद कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में घुस जाती है और थोड़ी देर में जल्दी से रेडी होके सबके पास नाश्ते के लिए पहुंच जाती है। सिया, अनवी और काशी तीनों को ही बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, इसलिए खाने को देखते ही तीनों उस पर टूट पड़ती है। तीनों को यह भी होश नहीं रहता कि वह डायनासोर और कनखजुरा राठौर उनको खा जाने वाली नजरों से घूर रहे हैं, क्योंकि उनकी जगह बिल्कुल क्लीन थी। वो मैनर्स के साथ खा रहे थे और उन लोगों ने खाने के चक्कर में खाना भी बिखेर दिया था। लेकिन वो इन सब से बेखबर अपनी पेट पूजा करने में लगी हुई थी। अक्षत और अबीर काशी और सिया को देख के नामे सर हिला देते हैं। उनके दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा था, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर में वह दोनों नाश्ता करके और एक लंबी चौड़ी लिस्ट धमकी की काशी और सिया को देकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अक्षत ने काशी और सिया के घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी थी और इसी वजह से काशी और सिया दोनों का ही दिमाग खराब हो रहा था। उनका मन कर रहा था कि अभी के अभी जाके उनका खून कर दे, लेकिन अफसोस वो तो उनका एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते थे। वो बस उनको कोसते रह जाती है। वहीं दूसरी ओर मुंबई में विश की हालत भी अब सुधर चुकी थी। वह पहले से काफी ठीक हो चुका था और अपने हॉस्पिटल के बेड पे पड़े पड़े काशी और सिया के बारे में सोच सोच के उसका दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि उसने उन दोनों को राजस्थान तो भेज दिया था, लेकिन उसकी बहन ने उसे बताया था कि वह दोनों अभी तक उसके पास नहीं पहुंची, और यह सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा था कि अगर काशी उनके पास नहीं पहुंची तो वो लोग बर्बाद हो जाएंगे, उनका पूरा प्लान फेल हो जाएगा और उनके जो प्लान पैसे कमाने का था, उनकी घर आई लक्ष्मी उनसे रूठ के चली जाएगी। विश अपनी बहन माया को कॉल कर देता है। 1-2 रिंग जाने के बाद माया कॉल उठा लेती है और वहां से बोलती है, कैसे हो भाई सा। विश उसे से जवाब देते हुए बोलता है, अभी तक तो ठीक हूँ, लेकिन अगर वह लड़की नहीं मिली तो हम किसी लायक नहीं बचेंगे। तुम जानती हो ना हो वो कौन है, उसके बारे में कुछ पता चला या नहीं, मुझे जल्दी बताओ। माया विश को जवाब देते हुए बोलती है, भाई साहब मैं उसके बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी पता नहीं चला है। जैसा कि आपने बताया था कि हुकुम सा काशी के पीछे पड़े हैं, तो मैंने वहाँ भी पता लगाया था, लेकिन उनके साथ कोई लड़की नहीं है। यहाँ तक कि राठौर हवेली में भी कोई लड़की नहीं है। मैंने अपने आदमी भी वहाँ पर भेज दिए हैं। विश गुस्से से माया के ऊपर बरसते हुए बोलता है, तुम किसी काम की नहीं हो, जल्दी से जल्दी काशी के बारे में पता लगाओ, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। विश अपनी बात खत्म करके कॉल कट कर देता है और गुस्से से अपने फोन को दीवार पर मार के तोड़ देता है। राजस्थान में माया अपने आदमियों पर चिल्ला रही थी कि जल्दी से जल्दी काशी का पता लगाओ, वरना वह सबकी जान ले लेगी। अगर सिया के खुराफात पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। कौन है काशी, इसके जवाब मिलेंगे हमें आगे। और अक्षत, माया या विश, किसका प्लान होगा सफल, किसको मिलेगी काशी, जानेंगे हम आगे। दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।